हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 11, 12 और 13 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो शनिवार को जो वीडियो आया था, शनिवार को वीडियो आने के बाद संडे के दिन बिहार स्पेशल का वीडियो आया था, जिसमें बिहार स्पेशल जो 71वीं बीपीएससी परीक्षा होने वाली है उसके लिए फरवरी महीने का जो करंट अफेयर मैंने आपको पहले बताया था कि संडे टू संडे यूपी और बिहार के करंट अफेयर आते रहेंगे। उसी कड़ी में देखा जाए तो फरवरी महीने का जो बिहार का करंट अफेयर था वो संडे के दिन आया था। आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके देखिएगा। बिहार करंट अफेयर जो आप तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो 71वीं बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपी के छात्र हो या बिहार के छात्र हो, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और साथ ही साथ कल यानी कि सोमवार को जो अप्रैल महीने का टॉप 100 मैंने करंट अफेयर की बात की थी कि टॉप 100 करंट अफेयर का रिवीजन वीडियो आएगा, वो भी वीडियो कल आ चुका था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाइए। और उसी कड़ी में देखा जाए तो संडे, सोमवार और आज मंगलवार, तीनों दिन के करंट अफेयर को यहां पर इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूज़पेपर में रहे उन सभी को यहां पर कवर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं 11, 12 और 13 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये क्लास आपकी आरओ एरो परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ यूपीपीसीएस, बीपीएससी, सीजीपीएससी, झारखंड पीएससी और यूके पीएससी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी परीक्षाओं के लिए जो डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होते हैं वो सब आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट यहाँ पर समाहित किया गया है। चलिए आपको बता दें, एक सूचना है आपके लिए कि ये जो हमारा क्लास चल रहा है करंट अफेयर का, ये यूट्यूब पर इसके वीडियोस डेली शाम को फ्री मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको रिवीजन करने के लिए मिल जाए, आप टेस्ट हमारे साथ जुड़ के देना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए एक करंट अफेयर का पैकेज डिजाइन करके रखा गया है, जो पैकेज हमारा फरवरी महीने से लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, क्या क्या मिलता है आपको इस पैकेज में, यहां पर देखा जाए जो पैकेज है इसमें डेली आपको क्लास पीडीएफ और पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। डेली प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। महीने के एंड में देखा जाए तो पूरे कंपाइल्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है एक साथ। और करंट अफेयर का एक फुल टेस्ट भी होता है। साथ ही साथ जो यूपी बिहार का करंट अफेयर है, मासिक करंट अफेयर, उसका भी पीडीएफ इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरा पैकेज हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए है। मतलब देखा जाए तो हमारा जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। टेस्ट भी हमारा बाइलिंगुअल होता है, आप टेस्ट भी बाइलिंगुअल अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के छात्र इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सूचना। आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में। यहां पर देखा जाए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक, नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद हर वर्ष इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाता है। यह इस वर्ष का थीम क्या है, यहां पर देखा जाए विषय क्या है, किस विषय पर आयोजित किया गया, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल, अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण। यहां पर देखा जाए ये थीम है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है उसी को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 12 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार का, थीम जरूर याद रखिएगा, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल, अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण इस बार का थीम था। चलिए आगे हम बात कर ले, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में बात करें तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चर्चा कर लेते हैं। भारत ने 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया, जो पोखरण में 1998 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है ये 1998 में, ठीक, 1998 में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे पोखरण में, उसी की स्मृति में मनाया जाता है। साथ ही यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती ताकत को भी मान्यता प्रदान करता है। इस वर्ष का थीम क्या है? नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। क्या है थीम? नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना इस बार का जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है इसका थीम है, विषय है केंद्रीय। ठीक है, आगे चर्चा कर ले, जो पर्यावरण अनुकूल, स्वदेशी और अभिनव तकनीकी समाधानों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। आप इसका थीम याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। और ये किस स्मृति में मनाया जाता है? जो 1998 में हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उसी के स्मृति में मनाया जाता है। चलिए आगे हम बात करें, विश्व बैंक समर्थित 2 पहल का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए उत्तर प्रदेश में
विश्व बैंक से समर्थित दो प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया। कौन कौन सी पहलें, आइए चर्चा कर लेते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के साथ राज्य में कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित दो पहलों, पहल का नाम क्या है, एक का नाम है यूपी एग्रीज और दूसरे का नाम है एआई प्रज्ञा। ठीक है, दो पहल है, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, इन दो पहलों का शुभारंभ किया है। किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने अजय बांगा के साथ मिलकर शुभारंभ किया है। ठीक है, दोनों पहल का। और यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में देखा जाए तो ये दोनों पहल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। चर्चा कर ले विश्व बैंक द्वारा समर्थित दो कार्यक्रम, जिसमें यूपी एग्रीज पहल बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के 28 जिलों में कृषि में क्रांति लाने, उत्पादकता बढ़ाने और उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित खेती को बढ़ावा देने पर जोर देती है। यानी कि जो यूपी एग्रीज पहल है ये बेसिकली देखा जाए तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के जो 28 जिले हैं उनमें जो कृषि क्रांति है, कृषि क्रांति पर विशेष जोर देता है। और ये यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट देखा जाए, ये जो इनिशिएटिव है यूपी एग्रीज इनिशिएटिव, ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपके मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस एग्जाम में देखा जाए तो जीएस पेपर 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आप इस बार देख लीजिएगा, यूपी एग्रीज से परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस बार नहीं आता है तो अगली बार यानी कि 2026 का जो आप मेंस लिखेंगे उसमें यूपी एग्रीज से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। इसी तरह एआई प्रज्ञा का लक्ष्य क्या है? एआई प्रज्ञा जो है उत्तर प्रदेश भर में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके एक मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा आधार तैयार करना, ताकि उन्हें उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल से लैस किया जा सके। यानी कि जो एआई प्रज्ञा है ये किसके समर्थन से चलाया जा रहा है? सबसे पहले तो यही जान लो, ये विश्व बैंक के समर्थन से चलाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के समर्थन से उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किसका? और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में देखा जाए तो अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा है। ठीक है, उसी तरीके से देखा जाए तो एआई प्रज्ञा क्या जो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेंड करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और उसी प्रकार यूपी एग्रीज का लक्ष्य क्या है? बुंदेलखंड और पूर्वांचल, ठीक है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के जो 28 जिले हैं उसमें कृषि में क्रांति लाने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है। चलो आगे बात कर ले। जस्टिस सूर्यकांत नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत जो है ये नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अगला कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। चर्चा कर ले। जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति 14 मई 2025 से प्रभावी होगी, यानी कि 14 मई 2025 से इनकी नियुक्ति ये नालसा के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चर्चा करें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष थे। यानी कि जो बीआर गवई है ये नालसा के अध्यक्ष थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के देखा जाए तो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो उनका स्थान हो रहा है रिक्त। अब उनके स्थान पर जो जस्टिस सूर्यकांत है ये होंगे नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखा जाए। जस्टिस गवई 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। यानी देखा जाए कल जो बीआर गवई है वो 52वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे भारत के। ठीक है, चलिए आगे बात करें। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ का निधन हो गया है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। 83, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों में से पहचान बनाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ का 10 मई को मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। बेसिकली इनका बीपी हाई हो गया था और बीपी हाई के कारण विक्रम गायकवाड़ का निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। विक्रम गायकवाड़ ने दंगल, सांझ, तानाजी, पीके, 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेरा था। ये है विक्रम गायकवाड़। ठीक है, ऑब्विचुअली जो होती है उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिए। चलिए अगली खबर देखें। यहां पर बात करें हम लोग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। पीएम बीजेपी योजना में भारत मालदीव को देगा गुणवत्तापूर्ण सस्ती दवाएं। चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट क्या है? मालदीव की सरकारी संस्था स्टेट ट्रेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पीएलसी ने भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत एक रणनीतिक समझौता किया है, जिसके तहत भारत सरकार देखा जाए तो भारत सरकार HLL लाइफ केयर लिमिटेड के माध्यम से मालदीव को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराएगा। तो यहां पर देखा जाए HLL लाइफ केयर लिमिटेड के माध्यम से जो भारत सरकार है वो मालदीव को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं यानी कि जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मालदीव के स्वास्थ्य तंत्र में आवश्यक दवाओं की कमी का सामना किया था।
इससे मरीजों की देखभाल बाधित हुई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंशधा पर दबाव बढ़ा था। देखिए, जो अंशधा है ये कहाँ की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है? जैसे यहां पर भारत में चल रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान योजना, उसी प्रकार से अंशधा योजना जो है ये मालदीव की योजना है। कहाँ की? मालदीव की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। अप्रैल तक तत्कालीन आयात पर 99% दवाओं की उपलब्धता बहाल हुई, लेकिन यह अल्पकालिक समाधान ही था। अब देखा जाए भारत से जो पीएम बीजेपी योजना चल रही है, इस योजना के लिए समझौता हुआ है मालदीव का, मालदीव के साथ समझौता किया गया है और मालदीव के साथ समझौते के तहत भारत जो है वो जेनेरिक दवाएं मालदीव को प्रदान करेगा। चलिए आगे हम बात करें कॉस्मोस 482, कॉस्मोस 482 482 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सोवियत संघ द्वारा 1972 में शुक्र ग्रह की खोज के लिए वीनस मिशन पर भेजा गया कॉस्मोस 482 नाम का अंतरिक्ष यान 53 साल बाद धरती पर गिरा है। यहां पर देखा जाए परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा कॉस्मोस 482 क्या है। कॉस्मोस 482 क्या है? ये वीनस पर भेजा गया, यानी कि शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। ये जरूर याद रखिएगा किस ग्रह पर भेजा गया था? शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1972 में भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, कॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस आप जानते ही हैं, जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम ही है रॉसकॉस्मोस। ठीक है, तो उसी से यहां पर कॉस्मोस आप समझ जाएंगे कि कहां का है, ये रूस का ही होगा, सोवियत संघ का होगा। तो तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा 1972 में शुक्र ग्रह पर एक वीनस मिशन के अंतर्गत कॉस्मोस 482 को भेजा गया था। अब ये 53 सालों बाद धरती पर गिरा है। देखा जाए तो जब ये भेजा गया था उस टाइम ये अपना जो तकनीकी खराबी के कारण, रॉकेट में कुछ तकनीकी खराबी आई जिससे ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर ही नहीं निकल पाया और पृथ्वी की कक्षा में ही चक्कर लगाता रह गया। अब उसके बाद 53 सालों बाद अनियंत्रित होकर यह गिरा है, कोई कंट्रोल्ड नहीं था। इसकी जो लैंडिंग हुई है वो हिंद महासागर में हुई, लेकिन इसकी लैंडिंग कंट्रोल लैंडिंग नहीं थी। ये अपने आप से अनियंत्रित होकर गिरा। ये हो सकता है किसी शहर के ऊपर भी गिर सकता था, लेकिन ये गिरा कहां पर? हिंद महासागर में गिरा है, ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, तो यहां पर वही चीजें लिखी हैं कि सोवियत संघ द्वारा इसे 1972 में शुक्र ग्रह की खोज के लिए वीनस मिशन पर भेजा गया था, लेकिन रॉकेट में खराबी के कारण यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकल सका। विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि यह अंतरिक्ष यान बगैर किसी नियंत्रण के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और हिंद महासागर में गिरा है। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है। परीक्षा में आपसे पूछे कि कॉस्मोस 482 निम्नलिखित में से किस ग्रह के लिए भेजा गया था, तो ये जरूर याद रखिएगा, इसको शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। वीनस मिशन के अंतर्गत शुक्र ग्रह के लिए 1982 में सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। चलो आगे देखा जाए, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। विराट कोहली के द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। यहां पर ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे रोहित शर्मा ने अभी सप्ताह भर पूर्व, मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी था, टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। सेम उसी प्रकार से देखा जाए तो 12 तारीख को यानी कि कल इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने अलविदा कह दिया। चर्चा कर लेते हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विराट कोहली ने 46.85 की औसत से 123 टेस्ट मैच में 9,230 रन बनाए। कितना रन बनाया है? 9,230 रन बनाया है। ठीक है, 9,230 रन बनाए हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली जो है ये सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करें, विराट कोहली ने रिकॉर्ड 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की है। रिकॉर्ड 68 टेस्ट मैच में भारत की ओर से कप्तानी करने का नाम किसके है? विराट कोहली के नाम ही है। ठीक है, 68 मैचों में विराट कोहली ने कप्तानी की है भारत के। चलो आगे हम बात कर ले, पद्मश्री डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन का निधन हो गया है। सुबन्ना अय्यप्पन का निधन हो गया। बेसिकली कावेरी नदी में इनकी लाश पाई गई। अभी तो कयास लगाया जा रहा है कि हत्या हुई है या आत्महत्या कर ली है, लेकिन इनका निधन हो गया है। चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये पद्मश्री से सम्मानित थे और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके परीक्षा में जो निधन से संबंधित सवाल होता है आरओ में पूछा गया था। लास्ट टाइम जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 11 फरवरी 2024 को, उसमें जो निधन पूछे गए थे सारे के सारे निधन जो हुए थे, उन निधन में एक चीज कॉमन थी, उन्हीं लोगों के निधन के बारे में पूछा गया था जो पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो यहां पर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे नाम जो किसी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके जो निधन होते हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बहुत से निधन होते हैं, प्रतिदिन देखा जाए तो हजारों लोग जन्म लेते हैं
और हजारों लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन उनमें से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम के दृष्टिकोण से वही नाम इंपॉर्टेंट है जो या तो किसी संवैधानिक पद पर वह व्यक्ति हो, उसका निधन हो गया हो, या तो वह पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या किसी अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हो, उसका निधन हुआ हो, वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो तो यहां पर पद्मश्री डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन के बारे में जान लेते हैं। मशहूर वैज्ञानिक और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन 17 वर्ष की अवस्था में मृत पाए गए। देश में जो ब्लू रेवोल्यूशन था, ठीक है, जो नीली क्रांति थी, बेसिकली देखा जाए मत्स्य पालन से संबंधित, इसको बढ़ावा देने के लिए उनकी अहम भूमिका थी। ये है सुबन्ना अय्यप्पन। जो मत्स्य पालन था, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इनको जाना जाता है। जिस प्रकार हरित क्रांति के लिए और हरित क्रांति के जो जनक थे उनसे संबंधित सवाल आरओ में आया था, वैसे ही यहां पर देखा जाए नीली क्रांति से संबंधित सवाल भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, चर्चा कर ले। सरकार ने उनके योगदान को पहचान और साल 2022 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, सरकार के द्वारा देखा जाए 2022 में जो सुबन्ना अय्यप्पन थे, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। परीक्षाओं से पूछ सकता है। और सबसे खास बात क्या है कि वह पहले गैर कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नेतृत्व किया था। मतलब ये कृषि वैज्ञानिक नहीं थे, फिर भी इन्होंने, ठीक है, फिर भी इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नेतृत्व किया था, निदेशक थे ये। ठीक, और ये पहले गैर कृषि व्यक्ति थे, इसी वजह से इनका नाम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलो अगली खबर पे चर्चा करें। भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि जो चिली के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे अप्रैल महीने में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आए हुए थे। फिर उसके बाद देखा जाए मई के फर्स्ट वीक में अंगोला के राष्ट्रपति आए हुए थे, लोरेंको। मैंने आपको बताया था कि अंगोला के राष्ट्रपति आए हुए थे। उसके बाद अंगोला जो था 123वां सदस्य बन गया था। याद आया कुछ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक, और वहीं पर देखा जाए जो चिली के राष्ट्रपति जब आए थे, और चिली के राष्ट्रपति के आने के बाद देखा जाए जो आपसी सहमति दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को लेकर बनी, उसके बाद 8 मई 2025 को भारत और चिली ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वार्ता पर लेकर TOR पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि जो संदर्भ शर्तें होती हैं उन पर हस्ताक्षर कर लिया है। यह घोषणा अप्रैल 2025 में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, याद रखना नाम, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट कौन है? ये है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये चिली के राष्ट्रपति हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये भारत की यात्रा पर रहे थे। इसका उद्देश्य क्या है? जो समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की गहराई देना है। यह समझौता दोनों देशों के मौजूदा वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते पर आधारित है और व्यापक व्यापार सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। ठीक है, यानी कि भविष्य में देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये दोनों देशों के बीच में और ज्यादा मजबूत हो सकती है इसी संबंध शर्तों के आधार पर। ठीक है, देखा जाए तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चर्चा कर ले। नेपाल में 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया है। नेपाल में 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला स्टार्ट हो गया है। यहां पर चर्चा कर ले। नेपाल दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के तर्ज पर भ्रिकुटी मंडपम में आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर नेपाल में देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला हो रहा है, सेम जैसे भारत में प्रगति मैदान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला होता है, उसी को नेपाल ने कॉपी किया है। उसी के तर्ज पर देखा जाए तो नेपाल भी अपने यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कर रहा है और 10वां संस्करण आयोजित कर रहा है। ठीक है, इस बार 10वां संस्करण आयोजित कर रहा है। कहां पर? जो नेपाल का भ्रिकुटी मंडपम है, यहां पर चर्चा कर ले। यह 5 दिवसीय इस मेले में नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश और तुर्की के 120 मंडप लगाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 5 देश शामिल हो रहे हैं। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नाम अंतरराष्ट्रीय, लेकिन सिर्फ 5 देश ही इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कौन कौन से 5 देश है? नेपाल है, चीन है, यूक्रेन है, बांग्लादेश और तुर्की है। कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? भ्रिकुटी मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, भ्रिकुटी मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है और ये 10वां संस्करण है, 5 दिवसीय है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात कर ले सोंगर ड्रोन्स। सोंगर ड्रोन्स के बारे में जान लेते हैं, बहुत चर्चा में रहा। ठीक है, पाकिस्तान ने इसका खूब इस्तेमाल किया और भारत में देखा जाए तो तुर्की और अजरबैजान को लेकर बाइकआउट का मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया कि बाइकआउट तुर्की का प्रोडक्ट, बाइकआउट अजरबैजान का प्रोडक्ट। तो ये सारे बाइकआउट के प्रोडक्ट
बाइकआउट प्रोडक्ट का जो कैंपेन है वो स्टार्ट हुआ, वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो पाकिस्तान को पीछे से ड्रोन पकड़ाए तुर्की ने, उसी वजह से। वो ड्रोन कौन थे? वो ड्रोन यही थे, सोंगर ड्रोन्स। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने लेह से सर क्रीक तक 36 स्थानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन घुसपैठ का प्रयास किया, जिसमें सोंगर ड्रोन तैनात किए गए थे। ठीक है, यही सोंगर ड्रोन जो थे वो तैनात किए गए थे। सोंगर ड्रोन तुर्की स्थित रक्षा कंपनी आसिस गार्ड द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है और इन्हें तुर्की का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सशस्त्र ड्रोन भी माना जाता है। ठीक है, ये है तुर्की का ड्रोन। ये मानव रहित ड्रोन है। इसमें होता क्या है कि इस ड्रोन में देखा जाए तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह कार्य करते हैं और इसमें बंदूक भी लगी हुई है। ठीक है, इस ड्रोन में ये वो वाला ड्रोन नहीं है जो आप शादियों में देखते हैं कि वीडियोग्राफी हो रही है, लगता वैसे ही है, साइज उससे थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बंदूकें लगी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। पहली बार अप्रैल 2019 में इसे लॉन्च किया गया। इन ड्रोनों को सफल परीक्षण पूरा करने के बाद फरवरी 2020 में आधिकारिक तौर पर तुर्की के सशस्त्र बलों, ठीक है, जो तुर्की सशस्त्र बलों में शामिल किया गया था 2020 में। और इस बार इसने किया क्या? तुर्की ने पकड़ा दिया पाकिस्तान को कि जाओ भारत पर अटैक करो, हमला करो। और इसी को देखा जाए जो भारत का डिफेंस सिस्टम था तोड़ फोड़ के रख दिया। ठीक, चलो आगे चर्चा कर ले। सबसे लंबी दूरी तक फुटबॉल थ्रो का रिकॉर्ड, यहां पर देखा जाए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है और सबसे लंबी दूरी तक फुटबॉल थ्रो करने का रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है। चर्चा कर लेते हैं। आयरलैंड की फुटबॉल खिलाड़ी है, नाम क्या है? मेगन कैम्पबेल। मेगन कैम्पबेल ने फुटबॉल थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 31 साल की मेगन कैम्पबेल ने 123 फीट 2 इंच तक फुटबॉल को थ्रो किया। मेगन ने 114 फीट 9 इंच का पुराना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने यह कारनामा इंग्लैंड के लंदन सिटी लियोनेसेस टीम से खेलते हुए किया है। ठीक है, ये है, यहां पर देखा जाए मेगन कैम्पबेल। थ्रो का मतलब क्या? फुटबॉल थ्रो। जैसे होता है ना कि फुटबॉल आपने देखा होगा, फुटबॉल देखते हैं तो गोल करने से पहले क्या पता फाउल हो गया, मतलब फाउल हो गया, एरिना से बाहर बॉल चली गई, तो दूसरी जो टीम का खिलाड़ी होता है वो हाथ में बॉल लेता है और पीछे से फेंकता है, थ्रो करता है। ठीक है, तो वही जो पीछे से फेंकने वाला थ्रो था, उसी थ्रो में इन्होंने देखा जाए तो 123 फीट 2 इंच दूरी तक का थ्रो फेंका और एक इतनी लंबी दूरी तक का फुटबॉल थ्रो फेंकने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, इतनी लंबी दूरी तक किसी ने हाथों से थ्रो फेंका नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कहाँ की खिलाड़ी है ये याद रखिए। आयरलैंड की फुटबॉल खिलाड़ी है, नाम क्या है? मेगन कैम्पबेल। ठीक, चलो आगे देखिए। सागरमाथा संवाद का आयोजन। अब सागरमाथा संवाद है, इसके बारे में पॉइंट जान लेते हैं। नेपाल सरकार 16 से लेकर 18 मई तक काठमांडू में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, थीम याद रखिए क्या है? जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर सागरमाथा संवाद का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बेसिकली जो ये सागरमाथा कार्यक्रम आप जानते ही हैं, जैसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं भारत में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसी प्रकार से तिब्बत में उसको चोमोलुंगमा कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। और जो नेपाल के लोग हैं, नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सागरमाथा के नाम से जानते हैं तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि पर्वत से संबंधित कुछ बातें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक, तो वैसे ही उसका थीम भी है जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, ये इसका थीम है। इसी पर नेपाल सरकार 16 से लेकर 18 मई तक काठमांडू में, कहां पर? काठमांडू में जो सागरमाथा संवाद है उसका आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पर्वतीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सामने लाना। ठीक, जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पर्वतों पर पड़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पर्वतों की ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो बढ़ रही है क्योंकि प्लेटें सरक रही हैं, तो माउंट एवरेस्ट में वलन पड़ रहा है, वलन क्रिया के द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। और उसी वलन के कारण देखा जाए जो प्लेटें नीचे जा रही हैं तो भूकंप की क्रिया भी आसपास में संचलित हो रही है, जैसे म्यांमार में आपने देखा ही देखा। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। इसीलिए ठीक, इस अवसर पर नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने विदेश मंत्रालय में आयोजित एक समारोह के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा को 15 इलेक्ट्रिक वाहन भी भेंट किए। ठीक है, जो सागरमाथा संवाद है, सागरमाथा संवाद का आयोजन जो काठमांडू में किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि आएंगे, उन प्रतिनिधियों के लिए आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नेपाल को 15 इलेक्ट्रिक वाहन भी भेंट किए गए। तो सागरमाथा आप याद रखिएगा, संवाद सागरमाथा,
इसका थीम याद रखिएगा, कहां पर इसका आयोजन हो रहा है, कब इसका आयोजन हो रहा है, बेसिकली किस लिए आयोजित हो रहा है, ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगली खबर पे बात करें। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ डील हो गई है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध के बीच में देखा जाए तो चुप्पे चुप्पे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में ही अमेरिका और चीन एक हो गए। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं, यही थीम था, जैसे मैंने आपको बताया ना, चुप्पे चुप्पे एक हो गए। सेम दैनिक भास्कर में ऐसे ही खबर लिखी हुई है, जैसे तड़कती भड़कती खबरें रहती हैं कि लोग क्लिक करके पढ़े, वैसे ही सेम था। चलिए चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका और चीन के बीच 11 मई को जिनेवा में ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। दोनों देशों ने टैरिफ पर 115% की कटौती का ऐलान किया है। ठीक है, कितनी कटौती का? 115% कटौती का ऐलान किया है दोनों देशों ने। ठीक, जनेवा में दोनों देशों के बीच समझौते के मुताबिक अमेरिका चीनी सामानों पर 30% टैरिफ लगाएगा, वहीं चीन जो है अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ लगाएगा। ठीक, टोटल देखा जाए यहां पर 115% की कटौती हुई है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जो है ये 145% इसने चीन पर टैरिफ लगाया था, और वहीं पर देखा जाए तो 125% टैरिफ लगाया था चीन ने अमेरिकी प्रोडक्ट पर, इन पर लगाया और इन्होंने इन पर लगाया था। ठीक, अब हुआ क्या है कि 115% की कटौती हो गई, तो जब 115% की कटौती हो गई तो ये कितना बचा? यहां पर देखा जाए 115% की कटौती हो गई, 30% टैरिफ बचा, और इन्होंने भी 115% की कटौती कर दी, तो यहां कितना बचा? 10% बचा। ठीक, 10%, यानी कि चीन जो है ये अमेरिकी प्रोडक्ट पर 10% टैरिफ अब लगाएगा और अमेरिका 30% टैरिफ लगाएगा। और ये जो टैरिफ हुआ है ना, टैरिफ डील हुई है, ये मात्र 90 दिनों के लिए हुई है, अभी बाद में विचार किया जाएगा, अभी 90 दिनों के लिए हो गई है। और ये सहमति कहां पर बनी? जनेवा में बनी है, स्विट्जरलैंड, जनेवा। ठीक है, जनेवा जो है WTO का हेड ऑफिस भी जनेवा में ही है। ठीक, तो मैंने आपको बताया 115% की कटौती का ऐलान हो गया है। जनेवा में दोनों देशों के बीच समझौते के मुताबिक अमेरिका चीनी सामानों पर 30% टैरिफ लगाएगा, वहीं चीन अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ लगाएगा। दोनों देशों के बीच टैरिफ का यह कटौती फिलहाल 90 दिनों के लिए ही हुई है, मतलब 90 दिनों तक ये कटौती जो है वो लागू रहेगी, और उसके बाद देखा जाएगा, आगे विचार किया जाएगा। अगर लगेगा कि टैरिफ और कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए तो उस टाइम पे बढ़े घटेगा। चलिए आगे हम बात करें, लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ हुआ है। ठीक, लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा जो है इसका शुभारंभ हुआ है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया है। किसने किया है उद्घाटन? राजनाथ सिंह ने किया है, और राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र ही है लखनऊ, संसदीय क्षेत्र है लखनऊ। ठीक, याद रखिएगा। चलो आगे बात करें। 300 करोड़ के निवेश से निर्मित यह इकाई का उद्देश्य, इस इकाई का उद्देश्य हर वर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करना है, यानी कि हर साल देखा जाए 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए, उत्तर प्रदेश को भी औद्योगिक रक्षा क्षेत्र में विकसित करने और अग्रणी क्रम में खड़ा करने के दृष्टिकोण से भी ये विनिर्माण क्षेत्र, जो ब्रह्मोस का विनिर्माण सुविधा है, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत में देखा जाए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा ये ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा हब जो लखनऊ में विकसित किया जाएगा। चलिए अगली खबर पे चर्चा कर ले। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर समझौता। ठीक है, जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, इस पर दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ है। वो दो राज्य कौन कौन से हैं, चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से इंप्लीमेंट करने के लिए एमओयू पर साइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोनों राज्यों में जल संकट को कम करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके माध्यम से जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है उस पर एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। और इस एमओयू का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो दोनों राज्यों हैं, जो दोनों राज्य हैं, उन दोनों राज्यों के बीच में जो जल संकट की समस्या है उसको किस प्रकार से कम किया जा सके। चलिए अगली खबर क्या है? अगली खबर है टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन। ठीक है, टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन। ये देखा जाए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो ट्विटर पर वेबसाइट है वहां से ली गई खबर है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया था, और इस पर चर्चा करते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में पीटीसी ग्रुप के 50 एकड़ वाले परिसर में टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन किया है। टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट का सालाना उत्पादन देखा जाए 6000 टन होगी। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट टाइटेनियम रीमेल्टिंग सुविधा यहीं पर होगी, यानी कि लखनऊ में ही दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट टाइटेनियम रीमेल्टिंग सुविधा लगाई जाएगी। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी टाइटेनियम रीमेल्टिंग सुविधा को कहां पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ और किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है रविवार, यानी कि देखा जाए 11 मई को। ठीक, 11 मई 2025 को। ये पीडीएफ में आपको 11 मई लिखा हुआ मिल जाएगा रविवार की जगह पे। यहाँ पर रविवार का मतलब ये है कि जब हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में आपको खबर के बारे में पता रहे कि खबर ताजा है। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लें। एरोलॉयड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भारत के पहले स्ट्रेटोनिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 7 रक्षा परियोजनाओं की भी आधारशिला यहीं लखनऊ में रखी गई है। ठीक है, यानी 7 रक्षा परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। साथ ही साथ टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन भी लखनऊ में किया गया है और ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन भी लखनऊ में ही किया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। आगे हम चर्चा कर लें। ओडीओपी में शामिल उत्पादों की संख्या 62 से बढ़कर 74 हो गई है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि 62 से बढ़कर 74 हो गई। आपको पता होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 2018 में शुरू हुई थी। ठीक, 24 जनवरी 2018 एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ हुई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना, और एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये भारत में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश कहां से प्रेरित होकर ये योजना स्टार्ट किया था? उत्तर प्रदेश ने जापान से प्रेरित होकर। ठीक, ये योजना की प्रेरणा कहां से ली गई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की प्रेरणा जो है ये जापान से ली गई। जापान से उत्तर प्रदेश ने अपनाया, उत्तर प्रदेश में सफल हुआ, उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों ने भी अपनाना स्टार्ट कर दिया। और उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, फिर उसके बाद एक ब्लॉक एक उत्पाद, एक पंचायत एक उत्पाद, एक खेल एक गांव, ऐसे ही सारी योजनाएं संचालित होती रही। ठीक, बहुत सी योजनाएं ऐसे ही इसी से ओडीओपी से ही प्रेरित है। अब यहां पर चर्चा कर ले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक जिला एक उत्पाद, तो आपको पता चल गया होगा कि 75 जिले तो 75 उत्पाद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जिलों में उत्पाद जो थे वो कॉमन थे, जैसे दाल प्रसंस्करण। दाल प्रसंस्करण जो है वो बहुत से जिलों में होता है, जैसे बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया। ठीक, तो इन सब जिलों में दाल प्रसंस्करण प्रसिद्ध है। ठीक, तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो सिर्फ एक ही जिले में नहीं, किसी अलग जिले में भी उनका उत्पादन होता है। ठीक, उस प्रकार से देखा जाए तो 62 उत्पाद ही थे, लेकिन अब इनकी संख्या इसमें 12 और ऐड हो गए। 62 में देखा जाए 62 में 12 और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल बढ़ के संख्या कितनी हो गई है? 74 हो गई है। चर्चा कर ले। योगी सरकार ने 12 और नए उत्पादों को ओडीओपी में शामिल किया है। सरकार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 62 उत्पादों को ओडीओपी में शामिल कर चुकी थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 74 हो गई। 12 और को शामिल कर लिया तो अब 74 हो गई है। मुख्य रूप से कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको शामिल किया गया है, चर्चा कर लेते हैं। 12 नए उत्पादों में बागपत में एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स एंड रिलेटेड एसेसरीज को शामिल किया गया है। सहारनपुर में होजरी उत्पाद को शामिल किया गया है। फिरोजाबाद में देखा जाए फ्रूट प्रोसेसिंग को शामिल किया गया है। गाजियाबाद के मेटल उत्पाद तथा टेक्सटाइल एवं अपैरल उत्पाद को शामिल किया गया है। अमरोहा में जहां ढोलक शामिल था, वहीं पर अब मेटल एवं वुडन क्राफ्ट को शामिल किया गया है। आगरा का पेठा उद्योग एवं सभी प्रकार के फुटवेयर जो है इनको शामिल किया गया है। हमीरपुर के मेटल उत्पाद को शामिल किया गया है। बरेली के लकड़ी के उत्पाद को शामिल किया गया है। एटा के चिकोरी उत्पाद को शामिल किया गया है। प्रतापगढ़ के खाद्य प्रसंस्करण को, पहले प्रतापगढ़ का जो आंवला था उसको शामिल किया गया था, लेकिन अब प्रतापगढ़ का जो खाद्य प्रसंस्करण है उसको शामिल किया गया है। आंवले से बने जो उत्पाद है, अभी तक आंवला शामिल था, लेकिन अब खाद्य प्रसंस्करण आंवले से बने अन्य उत्पाद जो है उनको भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, बिजनौर का ब्रश एवं उससे जुड़े उत्पाद को शामिल किया गया है। बलिया का सत्तू उत्पाद को शामिल किया गया है। ठीक, जो बलिया का सत्तू उत्पाद है उसको अब ओडीओपी में शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो यहां पर कुछ प्रमुख 12 उत्पाद कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट दे दी है, पूरा बता दिया है आपको। और अब संख्या कितनी हो गई है? 74 हो गई है। पहले कितनी थी? 62 थी। चलो आगे चर्चा कर ले।
78वें कांस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, देखा जाए 13 मई यानी कि आज से 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल 13 मई से 24 मई तक आयोजित होगा। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के कांस में होता है, ठीक, फ्रांस के कान में होता है। इसको आप हिंदी में कान कहते हैं, इंग्लिश में कांस कहते हैं, ठीक है। इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? 1946 से। भारत की आजादी से एक साल पहले से ही हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार संस्करण कौन सा है? 78वां संस्करण है। भारत की ओर से देखा जाए तो यहाँ पर खास बात क्या है? पिछले साल की ग्रैंड प्रिक्स विजेता फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट की निदेशक पायल कपाड़िया जो है इस बार जो कान फेस्टिवल है इसमें जूरी सदस्य के रूप में शामिल हो रही हैं, ठीक है, जूरी सदस्य के रूप में पायल कपाड़िया सम्मिलित हो रही हैं। और ये 78वां कान फिल्म फेस्टिवल है, 13 मई से 24 मई तक आयोजित किया जाएगा। इसमें जब अंतिम में विभिन्न फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे तो फिल्म पुरस्कारों की जो सूची आएगी उसको भी आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा और उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए आगे चर्चा कर ले। न्यायमूर्ति श्रीपद ने ली उड़ीसा हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ। चर्चा कर ले। न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्ण श्रीपद ने 12 मई को उड़ीसा हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ग्रहण किया है। कटक हाई कोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन ने न्यायमूर्ति श्रीपद को शपथ दिलाई है। 1 मई को कर्नाटक हाई कोर्ट से उनका तबादला उड़ीसा हाई कोर्ट में किया गया था। न्यायमूर्ति श्रीपद ने जुलाई 1989 में एक वकील के रूप में अपना नामांकन कराया था और कर्नाटक व मद्रास में उच्च न्यायालय में कई मामलों में पैरवी भी की है, ठीक है। तो ये अमर उजाला की खबर थी जजों से नियुक्ति से संबंध में, आप याद रखिएगा। चलो आगे देखें। ऑपरेशन बुनियाने मसूर्स, बुनियाने मसूर्स। अब यहां पर ये ऑपरेशन आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, खूब चर्चा सुना होगा। भारत का बच्चा बच्चा ऑपरेशन सिंदूर से परिचित है, लेकिन आप परिचित नहीं है तो पाकिस्तान के ऑपरेशन से, ठीक है। जिस प्रकार भारत ने ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ, सेम वैसे ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। अब उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया उसके बारे में देख लीजिए। ऑपरेशन बुनियाने मसूर्स। चर्चा कर लें। भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। पाकिस्तानी सेना के अनुसार मरकाए हक यानी सत्य की लड़ाई, जब पहलगाम अटैक हुआ और भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया कि पाकिस्तान इन सब चीजों के पीछे जिम्मेदार है, तो उसने उसी टाइम पे पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद मरकाए हक स्टार्ट कर दिया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम दिया मरकाए हक यानी सत्य की लड़ाई। पाकिस्तान ने कहा हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इन सब चीजों में नहीं शामिल है, लेकिन ऐसा था नहीं, पाकिस्तान खुले तौर पर शामिल था। क्योंकि जो आपने बाद में वीडियो फुटेज देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया भारत ने, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मसूद अजहर था उसके परिवार के सदस्य जब मरे तो सेना के ब्रिगेडियर जनरल पाकिस्तान के जो थे वो सब उसके मैयत में गए हुए थे, ठीक है। तो उससे पता चल रहा था कि ये सब की मिली भगत है। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया मरकाए हक, जिसका नाम क्या है? सत्य की लड़ाई, जिसको सत्य की लड़ाई के नाम से कहा जाता है। ये 22 अप्रैल से 10 मई तक चले व्यापक संघर्ष को दिया गया मरकाए हक नाम। और इसी के अंतर्गत देखा जाए जब 10 मई को, ठीक है, 10 मई को देखा जाए तो पाकिस्तान ने अटैक किया था, मिसाइल अटैक भारत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर मिसाइल गिराना चाहते थे, जिसको S-24 ने इंटरसेप्ट कर लिया और सिरसा के, हरियाणा के सिरसा में ही वो मिसाइल गिरा दिया गया था। जो मिसाइल अटैक था ना उस टाइम, जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसको क्या नाम दिया गया था? उसी को पाकिस्तान के द्वारा बुनियाने मसूर्स नाम दिया गया था, ठीक, बुनियाने मसूर्स। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया अभियान का नाम क्या था? हिंदुस्तान के चलाए गए ऑपरेशन का नाम तो आपको पता ही है, पाकिस्तान ने कौन सा अभियान चलाया था उसके बारे में जाने रहिएगा। यहां पर कुछ अभियान आपके लिए है, देखिए। ऑपरेशन गंगा। अब ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? जब रूस यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन में देखा जाए जो डॉक्टर या MBBS की पढ़ाई होती है वो यूक्रेन में भारत से सस्ती है, ठीक। तो भारत के बहुत से छात्र यूक्रेन जाते हैं, चीन जाते हैं MBBS की तैयारी करने के लिए, MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए, तैयारी करने के लिए नहीं, MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। तो बहुत से भारतीय छात्र जो है यूक्रेन में थे, उन्हीं को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक। यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए
अब वहीं पर देखा जाए दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑपरेशन अल अस्का फ्लड। ऑपरेशन अल अस्का फ्लड जो है ये 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर जो अटैक किया गया था उसको नाम दिया गया। ठीक है, अब इजराइल पर अटैक किया हमास ने, उसका नाम दिया हमास ने अल अस्का फ्लड। अब आप जो इजराइल था, इजराइल ने उसका जवाब दिया, उसके जवाब में जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका क्या नाम था, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये इजराइल ने हमास के विरुद्ध चलाया था। ठीक है, अब वहीं पर जब इजराइल हमास का युद्ध स्टार्ट हुआ तो इजराइल से लोगों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाया गया, ये भारत द्वारा इजराइल में चलाया गया था ऑपरेशन अजय। तो यहाँ पर यहाँ पर आपने 4-5 ऑपरेशन के बारे में जान लिया। कौन कौन से ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जाना, ऑपरेशन गंगा के बारे में जाना, ऑपरेशन अजय के बारे में जाना, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन अलस्का फ्लड और ऑपरेशन बुनियाने मुमर्स के बारे में जाना, मसूर्स के बारे में जाना। ठीक है, बुनियाने मसूर्स के बारे में जाना और मरकाए हक के बारे में भी आपने जान लिया। ठीक है, चलो, पहला 13 शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के बॉब काउपर का निधन हो गया है। पहली बार जिसने 13 शतक लगाया था इतिहास में क्रिकेट के, उनका निधन हो गया है। चर्चा कर लेते हैं। टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला 13 शतक लगाने वाले बॉब काउपर का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1964 से 1968 के बीच 27 टेस्ट मैच में हिस्सा लिया और 46.84 के औसत से 2061 रन बनाए थे, जिसमें से 5 शतक शामिल थे। 2061 रन ही बनाए जिनमें से 5 शतक बना दिए थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज देखा जाए 1966 में इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न में 589 गेंदों में 307 रन बनाए थे। ठीक है, ये बॉब काउपर जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 13 शतक लगाया था। 13 शतक लगाया था। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग जैसे आप जानते हैं 13 शतक लगाया। उसी प्रकार से देखा जाए जो बॉब काउपर थे इन्होंने 500 कितने गेंदों में, 589 गेंदों में 307 रन बनाए थे और 13 शतक लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर ही, अपने सरजमी पर ही इन्होंने 13 शतक लगाया था। किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। कब लगाया था, 1966 में लगाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में देखा जाए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन सारे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थे उनको कवर करने का प्रयास किया गया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो सारे प्रश्न इसी स्लाइड पर आधारित, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उन्हीं पर आधारित है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है। हेल्थ फॉर ऑल, बी है नर्सिंग इन क्राइसिस, सी है हमारी नर्सें, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, ऑप्शन डी है ग्लोबल हेल्थ वॉरियर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है 2025 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय क्या था, थीम क्या है। यहां पर चर्चा कर ले, विज्ञान और समावेशन, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। ऑप्शन सी कह रहा है विज्ञान में युवाओं की भागीदारी और डी कह रहा है भविष्य की प्रौद्योगिकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एआई प्रज्ञा पहल का लक्ष्य क्या है, किसानों को एआई आधारित उपकरण देना। बी कह रहा है 10 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करना। सी कह रहा है स्मार्ट सिटी में रोबोटिक्स को लाना। डी कह रहा है बुंदेलखंड में ड्रोन से खेती करना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है जस्टिस सूर्यकांत को किस पद पर नियुक्त किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, या विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो उत्तर सही है वो आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विक्रम गायकवाड़ किस क्षेत्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता थे, निर्देशन के क्षेत्र में, मेकअप के क्षेत्र में, छायांकन के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में। छठा प्रश्न है भारत किस एजेंसी के माध्यम से मालदीव को सस्ती दवाएं प्रदान करेगा, डॉक्टर रेड्डीज एजेंसी के माध्यम से, नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, HLL लाइफ केयर लिमिटेड के माध्यम से, या इंडियन हेल्थ एक्सपोर्ट बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस्मोस 482 किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। जो कॉस्मोस 482 है मैंने आपको बताया कि कॉस्मोस, समझ जाइए कॉस्मोस, रॉस कॉस्मोस जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, जैसे भारत में इसरो है उसी प्रकार से
अमेरिका में नासा है, सेम यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान का जाक्सा है, वैसे ही जो रूस है, रूस की एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। और तत्कालीन 1972 में जो सोवियत रूस था, सोवियत संघ था, सोवियत संघ के द्वारा कॉस्मोस 482 रॉकेट, मतलब 482 जो रॉकेट था, ये भेजा गया था किस ग्रह के लिए? ठीक है, मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन को किस क्रांति से जोड़ा जाता है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति? ठीक है, कौन सी क्रांति में अहम योगदान इन्होंने दिया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोंगर ड्रोन किस देश की रक्षा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? रूस, पाकिस्तान, तुर्की या चीन? किसके द्वारा विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया भारत के द्वारा, या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जितने भी हथियार थे, उन हथियारों के बारे में आप जरूर से जाने रहिएगा। S-400 की डील कब हुई, किस देश का है, रेंज कितनी है, राफेल के बारे में जाने रहिए, किस कंपनी ने बनाया। उसी प्रकार से जो सोंगर ड्रोन है पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, इसके बारे में भी जाने रहिएगा। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इसके बारे में भी जाने रहिएगा। भारत वाली चीजें तो आप जाने ही रहेंगे, पाकिस्तान वाली चीजें भी थोड़ा जाने रहिएगा, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सागरमाथा संवाद 2025 का विषय क्या है, थीम क्या है? पर्वतीय संस्कृति, बी कह रहा है जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, सी कह रहा है ग्लेशियर नीति और डी कह रहा है हिमालयी व्यापार। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, यहां पर आपसे मैंने 10 प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि 10 प्रश्न इसलिए पूछा है, 3 दिन के करंट अफेयर को हमने कवर किया है, तो 3 दिन के करंट अफेयर से मुझे तो पूछना चाहिए आपसे 15 सवाल, लेकिन मैंने आपसे पूछे 10 सवाल। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन 10 सवालों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो पूरा पूरा लिखिए, जितना आपको आता है वो सारी बातें लिख दिया करिए। अगर आप पूरी बातें नहीं लिख पाते हैं, आपको लगता है कि टाइम वेस्ट है, तो सिर्फ ऑप्शन आप जरूर लिखा करिए, और इन ऑप्शनों का उत्तर, जो प्रश्न सवाल पूछे जाते हैं, इनका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास आप जरूर किया करिए, कि आप प्रश्नों का उत्तर जरूर से जरूर दें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहे तो साझा कर दीजिए, वरना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार लगा दीजिएगा। ठीक, जिनको देखना होगा वो ओपन करके देख लेंगे, अन्यथा किसी ग्रुप में आप साझा कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।